Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 33.4 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन. Law treats men and women as equal, but in practice, gender discrimination exists in all social institutions. अब देखिए, कानून पुरुष और महिला दोनों को बराबर मानते हैं, लेकिन जब हम लोग वास्तविक जीवन में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि समाज के हर एक संस्था में पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव किया जाता है. इट बिगिंस इन द फैमिली एंड स्प्रेड्स टू अदर इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी. यह हमारे परिवार से स्टार्ट होता है और समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं वहां तक ये फैला हुआ है. तो आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं. 33.4.1 द फैमिली. Look at the way the family treats women and men differently. आप परिवार में देखिए कि किस तरह से महिलाओं और जो पुरुष होते हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके संग अलग अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है. In most households, the father is considered the head of the family and hence the center of authority. ज़्यादातर परिवार में हम लोग ये देखते हैं कि जो पापा हैं, जो पिता हैं, वो परिवार के मुखिया होते हैं और जो अथॉरिटी है वो उनके हाथ में रहता है. Women generally perform kitchen work, child care and other domestic chores. अब देखिए, महिलाएं जो होती हैं आमतौर पर वह रसोई का सारा काम करती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं और घर के जो काम हैं उन सभी को महिलाएं करती हैं. Regardless of whether a woman is in paid employment outside the home or not, domestic work is considered a women's area or spare. अब देखिए, अगर कोई महिला बाहर जाकर काम करती है, पैसा कमाती है, चाहे वो बाहर जाके काम करे या ना करे, घर का जो काम है ये माना जाता है कि ये महिलाओं का क्षेत्र है, ये काम महिलाएं करेंगी. Since household work is unpaid, it is not considered as important as paid work, which is generally done by men. अब देखिए, घर का जो काम होता है उसके लिए पैसा तो नहीं मिलता है, इसलिए इस काम को महत्व उतना नहीं दिया जाता है जितना पैसे कमाने वाले काम को महत्व दिया जाता है, जो आमतौर पर घर के जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, वो करते हैं. आप बहुत बार सुने भी होंगे कि क्या करती है लड़की, घर का ही तो काम करती है, घर पे ही तो रहती है. तो घर का जो काम है उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में अगर सच्चाई देखी जाए तो भाई घर में जो काम होता है ना वो बहुत होता है. अगर आप सोचिए कि घर में सारा काम आपको किसी को पैसे दे के करवाना हो तो एक बार कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आपको महीना लग जाएगा मिनिमम, तब जाके आपके घर के सारे काम समय पे पूरे होंगे. ठीक है, और उस पर भी अगर आप किसी और को पैसा दे के काम कराएंगे तो गारंटी नहीं है कि आपको हर रोज सर्विस मिलेगा. Even though there is a gradual increase in the number of women being employed outside the home in wage work, the image of a male as the breadwinner continues to persist. अब देखिए, हमारे समाज में अब जो महिलाएं काम कर रही हैं इसमें बढ़ोतरी हुई है. महिलाएं घर से बाहर निकाल के नौकरी करती हैं, पैसे कमाती हैं, लेकिन पुरुषों का जो इमेज बना है कि पुरुष जो हैं वो घर के लिए ब्रेड विनर है, वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर को पूरा चलाते हैं, वो मानसिकता अभी भी बहुत लोगों में है. दो वुमेन स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर टाइम ऑन हाउस होल्ड वर्क एंड चाइल्ड केयर, इट इज़ ट्रीटेड एज अनप्रोडक्टिव लेबर. महिलाएं बहुत ज़्यादा समय बिताती हैं घर का काम करने में, बच्चों का देखभाल करने में, लेकिन इसको अनप्रोडक्टिव लेबर कहा जाता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क रोल्स इन द फैमिली बेस्ड ऑन सेक्स इज कॉल्ड द जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर. अब देखिए, सेक्स के आधार पर, मेल और फीमेल के आधार पर घर के जो काम होते हैं उनको जो बांटा जाता है उसको जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. While a woman's place is primarily within the home and hence private, a man's place of activity is mainly outside the home
and is public. अब देखिए, जो महिलाएं होती हैं उनका काम घर पे होता है, इसलिए इसको प्राइवेट कहा जाता है, और जो पुरुष हैं वो घर से बाहर काम करते हैं तो वो पब्लिक डोमेन में काम करते हैं. This gender division of labor also gives rise to an unequal division of power between males and females within the household. अब देखिए, ये जो मेहनत है, जो श्रम है, जो लेबर है, वो जेंडर के आधार पर बांट दिया जाता है, मेल और फीमेल के आधार पर बांट दिया जाता है. तो इसलिए एक अनइक्वल डिवीजन होता है. जो घर में शक्तियां होती हैं या डिसीजन लेने का पावर होता है, और भी हर एक चीज में असमानताएं देखी जाती हैं. द मेल इज जनरली द हेड ऑफ द फैमिली. घर के जो पुरुष हैं वो आमतौर पर घर के मुखिया होते हैं. अथॉरिटी एंड प्रॉपर्टी आर यूजुअली ट्रांसफर्ड इन द मेल लाइन. अब जो भी अधिकार है, जो भी संपत्ति है, वो मेल लाइन को ट्रांसफर होता है. कहने का मतलब, आपकी जो संपत्ति है, ठीक है, आपका संपत्ति, अगर आप लड़के हैं तो आपका संपत्ति आपके बेटे को मिलेगा, फिर उसके बेटे को मिलेगा, फिर उसके बेटे को मिलेगा. इस तरह से मेल लाइन पे ये जाता है. आगे देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर which a man who is generally the oldest among the male members of a family enjoys, he achieves and maintains dominance over females and younger male members. अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? शक्तियां मिल रही हैं. शक्तियां मिलने के परिणाम स्वरूप घर का जो सबसे उम्र दराज आदमी जो होता है, सबसे जो कह सकते हैं बूढ़ा आदमी, या सबसे ज़्यादा जिसकी उम्र है, मेल मेंबर, याद रखिएगा पुरुष होना चाहिए, वो उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है परिवार में. इसलिए वो महिलाओं को डोमिनेट करता है, और उससे नीचे जो उसके नीचे जो लड़के हैं घर में, उनको उनके ऊपर वो राज करता है, अपना डिसीजंस उन लोग को देता है. साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि ये गलत भी है. बहुत बार देखा गया है, जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को अननेसेसरली यूज करता है, उसके संग गलत व्यवहार करता है. तो देखिए, ये नहीं होना चाहिए. दिस अरेंजमेंट ऑफ रिलेशनशिप which upholds male superiority and female subordination submissiveness is called patriarchy. अब देखिए, ये जो रिश्तों का एक अरेंजमेंट है, ये जो तरीका है जिसमें जो पुरुष हैं उनको ऊपर रखा गया और महिलाओं को नीचे रखा गया और पुरुषों के ऊपर पूरा निर्भर करवा दिया गया, इसको पैट्रियार्की कहते हैं. आप अपने घर में भी देख सकते हैं, हो सकता है आपकी मम्मी आपके पापा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो, तो ये इस हिसाब से चलता है. इन अ मेल डोमिनेटेड फैमिली सेटअप, women are expected to merge, combine their identity with that of a male member, be it the father or the husband. अब देखिए, मेल डोमिनेटेड फैमिली सेटअप जहाँ होता है, मतलब जहाँ पे पुरुष प्रधान, जिसको हम लोग कहते हैं, पुरुष मुखिया होता है, सब चीज़ उसके हाथ में होता है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने पहचान को अपने घर के मेल मेंबर के साथ कंबाइन कर लेंगी, जोड़ लेंगी. शादी के पहले पिता के साथ और शादी के बाद अपने पति के साथ. दो women play a primary role in the survival and maintenance of the household, their position in household decision making is almost always secondary. अब देखिए, हालांकि जो महिलाएं होती हैं उनका प्राथमिक काम होता है, प्राइमरी रोल होता है कि घर को बचा के रखना, घर को बांध के रखना, घर को सजाना, संवारना, संभालना, सब कुछ महिला के हाथ में होता है. लेकिन फिर भी घर के जो भी निर्णय होते हैं उनमें उनको सेकेंडरी पोजीशन मिलता है. पहले मेल अपना निर्णय बताते हैं, फिर महिलाएं अपनी बात रखती हैं. ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए. कहावतों में तो हम लोग कहते हैं कि एक महिला होती है, एक लड़की होती है जो परिवार बनाती है, पूरे परिवार को जोड़ती है. लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो बहुत सारे परिवार में महिलाओं को उतना अधिकार नहीं दिया जाता है. इन पैट्रियार्कल फैमिलीज, inheritance rights are traced and passed on through the male line, and women may not have a share at all or an unequal share in the family property. अब देखिए, जहाँ पैट्रियार्कल फैमिली है वहाँ पे जितने भी पूर्वज के आपके जो संपत्ति है, जिसको पैतृक संपत्ति कहते हैं,
वो घर के लड़कों के नाम ट्रांसफ़र होता जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो घर की बेटी है, अब देखिए क्या होता है, बेटा को सब मिल रहा है, बेटी तो शादी करके किसी और के घर चली गई, तो हो सकता है कि उसको कुछ शेयर ना मिले। और ये भी देखा गया है कि अगर मिलता भी है तो एक बराबर शेयर नहीं मिलता। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारा थ्योरी है। In India, nearly 30% of the households survive on the earnings of women. भारत में लगभग 30% घर ऐसे हैं जो महिलाओं के कमाई पर सर्वाइव कर रहे हैं, सारे खर्च महिलाएं उठाती हैं। Such households are referred to as female headed households. अब ये जो परिवार होते हैं, ऐसे जो घर होते हैं, इनको कहा जाता है कि ये फीमेल हेडेड हाउस होल्ड हैं। यहाँ की जो मुखिया हैं वो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। However, this headship generally refers to the responsibility a woman assumes for running the family and not to the power she exercises over other members, especially her husband. अब देखिए यहाँ पे जो महिला है, ठीक है, वो हेडशिप का काम कर रही है, पैसा कमा रही है, ठीक है, वो घर चलाने का, परिवार चलाने का पूरा उत्तरदायित्व ली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार के दूसरे सदस्यों के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी, खासकर अपने पति के ऊपर। वो पति के ऊपर नहीं जाती है। इवन वेयर द वाइफ टेक्स द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड मेंटेनेंस, इट इज नॉट अनकॉमन टू सी हर बीइंग सब्जेक्ट टू फिजिकल और मेंटल वायलेंस। इसके साथ साथ जहाँ पर जो पत्नियाँ घर का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती हैं, पूरा घर संभालती है, वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कष्ट दिया जाता है। दिस इज वॉट इज मेंट बाई अनईक्वल जेंडर रिलेशंस विद इन द फैमिली। इसी से हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, असमानता है, ठीक है। जेंडर रिलेशन जो है, पुरुष महिला, उनमें असमानताएं की गई हैं परिवार में। In many ways, family socialization upholds gender discriminations. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे परिवार में जो सामाजिकरण है, जो सोशलाइजेशन है, उसमें जेंडर के हिसाब से भेदभाव होता है, लिंग के हिसाब से भेदभाव होता है। Daughters and sons are brought up to perform different roles and acquire, learn different qualities. घर की जो बेटियां होती हैं, जो बेटे होते हैं, उनको अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरीके से बड़ा किया जाता है, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैरिज एंड मदरहुड आर प्रेस्क्राइब्ड एज द अल्टीमेट गोल फॉर डॉटर्स, whereas for a son a career is given the greatest importance. लड़कियों के लिए जो लक्ष्य है वो ये है कि उनको शादी करना है, बच्चा पैदा करना है, बच्चा संभालना है, घर संभालना है। लड़कों के लिए है कि उनको अपना करियर बनाना है, पैसा कमाना है और परिवार चलाना है। Family resources are not equally distributed among daughters and son. परिवार के पास जो भी संसाधन है वो एक बराबर बेटे और बेटी में बांटा नहीं जाता है। One prominent example is the readiness of many families to spend any amount on providing the best education for son and not daughters. इसका एक हम लोग प्रमुख उदाहरण देख सकते हैं कि बहुत सारे परिवार वाले तैयार होते हैं कि वो अपने बेटे के पढ़ाई में अनलिमिटेड पैसा खर्चा करेंगे, जितना हो सकेगा अपने पूरे मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ तक जाके वो पैसा खर्चा करेंगे। लेकिन जब बेटियों की बात आती है तो वो अपनी बेटी की शिक्षा में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि बेटा को पढ़ाएंगे तो वो हमारे को देगा, और अगर बेटी को पढ़ाएंगे वो तो शादी करके चली जाएगी। तो ये सब भी सुनने को मिलता है, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये भी गलत है, ठीक है। दोनों को बराबर अधिकार देना चाहिए। आगे देखिए, दिस आर्ग्यूमेंट The argument is that resources spent on a son's education bring back returns to the family, but the daughter takes away family resources, including dowry, when she moves to another family upon marriage. ठीक है, तर्क यही है कि लड़का को पढ़ाएंगे, उसके ऊपर जितना खर्चा करेंगे वो तो परिवार को ही ला के देगा, नौकरी करेगा तो हम ही लोग को देगा। बेटी का क्या है, बेटी को पढ़ाएंगे, वो परिवार का अभी संसाधन भी यूज़ करेगी, पढ़ लिख लेगी, फिर दहेज लेगी, उसके शादी में दहेज देना होगा और फिर वो दूसरे परिवार के पास चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा, कोई बेटी ये तो नहीं बोलती है कि पापा आप दहेज दीजिए। प्रथा समाज की बनाई गई है और तकलीफ लड़कियों को उठाना होता है।
It is this kind of thinking which has led to an increase in such practices as female ferticide, female infanticide and dowry. अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं, तो आइए हम लोग एक एक करके उनका मतलब देखते हैं। सबसे पहला है फीमेल फर्टिसाइड। ठीक है, फीमेल फर्टिसाइड का मतलब क्या होता है, आइए मैं बताता हूँ। कन्या भ्रूण हत्या, मतलब जब पता चल जाता है कि जो लड़की प्रेग्नेंट है, महिला अगर उसके पेट में लड़की है, ठीक है, जो बच्चा है वो लड़की है, तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, बच्चा को मार दिया जाता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, आइए इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। कन्या भ्रूण हत्या, इसका भी वही मतलब होता है। और ऐसा भी है कि अगर मान ले घर में बेटी पैदा हो जाती है तो उसको भी मार दिया जाता है। फिर डाउरी, दहेज प्रथा। तो क्या है ना, लोगों की सोच है और वो सोच विचारधारा कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा कट्टरवादी है कि बहुत मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए। और विचित्रता ये है कि जब आप समाज में देखेंगे ना, तो महिलाओं के कष्ट के लिए जो जिम्मेदार हैं वो महिलाएं ही ज़्यादा पाई जाएंगी। ठीक है, आप अगर आसपास देखें या आप मूवीज़ में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, तो महिलाओं को कष्ट देने के लिए महिला भी जिम्मेदार होती है। द फैमिली इज दस द फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से जो परिवार होता है वो पहला स्रोत होता है जहाँ से भेदभाव आरंभ होता है। इट इज़ इन द फैमिली दैट डॉटर्स एंड सन्स आर सोशलाइज्ड फॉर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी। ये परिवार में ही होता है कि जो घर की बेटी है और जो घर के बेटे हैं, उनको समाज में अलग अलग काम करने के लिए बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है, बड़ा किया जाता है। दिस रोल allocation distribution is not based on ability but sex। अब ये जो काम दिया जा रहा है ये लोगों की क्षमता के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लड़की वो काम नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं, लेकिन सेक्स के आधार पर लड़की है तो ये करेगी, लड़का है तो ये करेगा। Such a pattern of preparing daughters and sons for playing different roles is known as gender biased socialization। अब देखिए ये जो पैटर्न है जिसके अनुसार लड़के और लड़की, जो बेटा और बेटी है घर में, उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, बड़ा 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 किया जाता है ताकि वो बड़े होके अलग अलग काम कर सकें, इसको जेंडर बायस्ड सोशलाइजेशन कहते हैं। Since an individual's first contacts are with his or her family, the seeds of gender inequality are sown in the family and are transferred to other institutions in society। अब देखिए, हर एक व्यक्ति का जो सबसे पहला संपर्क होता है वो उसके अपने परिवार से ही होता है। बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, अपने परिवार पर निर्भर रहता है। बच्चा जब तक 4-5 साल का नहीं होता है वो उतना बाहरी लोगों से मिल के भी वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। तो बचपन में ही परिवार जिस तरह के बीज बोते हैं, बड़ा होकर बच्चा वैसा ही बनता है। अगर आप घर में ये देखेंगे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो आप बड़े होंगे तो आप बाहर भी वैसा ही करेंगे। फिर आते हैं 33.4.2 रिलीजन, धर्म के बारे में देखते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड religion has had a profound impact on human behavior। विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह जो धर्म है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है मानव व्यवहार पर। Religion has a long past and religious texts have been mostly composed of men। अब देखिए, धर्म का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। धार्मिक इतिहास है हमारे पास, धार्मिक बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं। Since women were not allowed to receive education for a long time, they could not read what was written in religious text। अब देखिए, बहुत लंबी समय तक जो महिलाएं थी उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, तो वो पढ़ ही नहीं पाती थी कि जो धार्मिक हमारे पास साहित्य है, जो लिखा हुआ है, रिलीजियस टेक्स्ट है, उसमें क्या लिखा है वो पढ़ ही नहीं पाती थी, उनको पता ही नहीं रहता था। सो दीज हैव ऑफन बीन यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वेमेन। तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने के लिए। There is little wonder that many values and practices which suppress women
claim to have religious sanction. अब इसमें थोड़ा आश्चर्य लगता है कि बहुत सारी ऐसी मूल्य हैं, बहुत सारे ऐसे प्रथाएं हैं जो कि महिलाओं को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये माना जाता है कि धर्म कहता है कि ऐसा करना है। धर्म कभी नहीं कहता है कि आप एक जिंदा इंसान को जला दो। सती प्रथा में तो यही होता था, पति मर जाता था तो उसकी बीवी या तो अपनी इच्छा से उसके साथ जल जाती थी या तो जबरदस्ती उसको खत्म कर दिया जाता था। और कुछ महिलाएं तो इसलिए भी आत्महत्या कर लेती थीं क्योंकि अब विधवा हो जाएगी तो उसका जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगा, लोग उसके संग बुरा व्यवहार करेंगे। लेकिन धर्म तो ये नहीं कहता है। बुरा तब लगता है जब धर्म के नाम पर लोग गलत बात कहते हैं। धर्म तो ये नहीं कहता है कि बच्चों की शादी करा दो, लेकिन बाल विवाह तो होता था ना। तो ये सब चीजें लोग धर्म को बदनाम करने के लिए धर्म का नाम लेके गलत काम करते थे। Many a time, religion practices double standards. In that, in one breath, it says that women should be treated with the highest respect, and in another, it upholds such practices as the humiliation of widows, child marriage और सती। बहुत बार धर्म जो है वो दोहरा काम करता था। एक तरफ तो धर्म कहता था कि महिलाओं को सम्मान दो, महिला लक्ष्मी की रूप होती है। दूसरी तरफ वह महिलाओं के संग बुरा व्यवहार करता था। जो विधवाएं होती थीं उनको बहुत ही भिन्न भावना से लोग देखते थे, उनको अपशगुन मानते थे, बच्चों की शादी करा दी जाती थी, सती प्रथा होती थी। तो क्या था, क्या यहाँ पे महिला की इज्जत हो रही है? We have earlier read about one instance of this in मनुस्मृति। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो मनुस्मृति में इसके बारे में पढ़े हैं। In many religious rituals, women and men are not accorded equal status. बहुत सारे जो धार्मिक रस्म रिवाज हैं उसमें महिला और पुरुष को एक समान दर्जा नहीं दिया गया है। A widow or a single woman is not allowed to perform certain rituals. अब देखिए, एक विधवा या एक ऐसी महिला जो शादीशुदा नहीं है उनको बहुत सारे रस्म रिवाज नहीं किया करने दिए जाते हैं। A woman derives her status from her husband and in his absence she loses that status. हमारे समाज में एक महिला को अपना दर्जा, अपना स्टेटस अपने पति से मिलता है, और जब पति नहीं रहता है तो उसका वो जो स्टेटस है वो खो जाता है। Since religion has a large following, its influence in formulating social attitudes relating to men and women is very strong. अब देखिए, धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं तो इसका जो प्रभाव है वो भी बहुत सारे लोगों पर है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो धर्म को मानते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, और इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। धर्म के नाम पर तो लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है 33.4.3 एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन हैज़ अ स्पेशल एंड यूनिक रोल टू प्ले इन ऑल सोसाइटीज। हर एक समाज में एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, उसका एक स्पेशल और यूनिक रोल है, ठीक है। It is the social institution which has been entrusted with the responsibility of transmission of culture from one generation to the other. अब देखिए, ये सामाजिक संस्थाएं होती हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि उत्तरदायी होती हैं एक संस्कृति को, जो संस्कृति है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में। हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। Education is imparted both through schools and institutions outside the school, including the family and the church or temple. अब देखिए, शिक्षा जो है वो आपको कहाँ कहाँ से मिल रहा है? स्कूल में भी मिलता है और स्कूल के बाहर भी मिलता है, आपके परिवार में भी मिलता है, आप चर्च जाते होंगे, मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, तो सब जगह आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। देखिए, हर समय किताब से ही सीखें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत बार आप लोगों के व्यवहार से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं।
The school has a very strong influence in the formative years of a child's life. स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है बच्चे के जीवन के उन वर्षों में जब बच्चे का जीवन अपना आकार लेता है। बच्चे जो चीज़ें देखते हैं वही चीज़ें वो करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं उसी को वो मानते हैं। Images and impressions created in the school have a long way to go in molding a child's view about gender. अब देखिए स्कूल में बच्चे को जो जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो जो चीज़ें समझाई जाती हैं, वह उसके दृष्टिकोण पर, उसका व्यूज़ पर बहुत असर डालती हैं, जो कि उसके ज़िंदगी भर उसके साथ रहती है। The National Policy of Education 1986 had laid down that gender discrimination must be eliminated from the educational system. राष्ट्र शिक्षा नीति जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में जो लाया गया, उसमें कहते हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते और जितना भी एजुकेशनल सिस्टम है, ठीक है, चाहे कहीं पे भी हो हमारे देश में, वहाँ पर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको एक समान अवसर दिए जाने चाहिए। Yet, many school textbooks continue to present women or girls in negative images. फिर भी बहुत सारे स्कूल के किताब जो होते हैं वो महिलाओं को, लड़कियों को एक नकारात्मक रूप में दिखाते हैं। लुक एट दीज एग्जाम्पल। अब इन उदाहरण को देखिए। फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। घर के मुखिया पिताजी होते हैं। फादर इज द ब्रेड विनर फॉर द फैमिली। घर के लिए जो खाना है वो पापा लाते हैं। मदर कुक्स इन द किचन वाइल द फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। महिलाएं घर में किचन में काम करती हैं, खाना पकाती हैं, जबकि पिताजी जो हैं वो घर में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सम वुमेन ऑल्सो वर्क एज नर्स और टीचर। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो नर्स या टीचर का काम करती हैं। कमला हेल्प्स हर मदर इन द किचन while her brother Raja accompanies his father to the market. कमला घर में अपनी मम्मी का किचन में मदद करती है और उसका भाई राजा पापा के संग बाजार जाता है। And Lena washes the clothes in the backyard while her brother Amir is studying in the hall. लीना घर के पीछे कपड़ा धो रही है और उसका जो भाई है वह हॉल में पढ़ाई कर रहा है। आगे देखिए। The central idea conveyed by all these examples are that a woman's place is in the home and a man's place outside. अब देखिए जो केंद्रीय विचारधारा है, ठीक है, जो सोच है वो ये है, इन सभी उदाहरण को पढ़ के आप समझेंगे कि महिलाओं का जो काम होता है, महिलाओं का जगह कहाँ है, घर के अंदर, और पुरुषों का जगह कहाँ है, पुरुष का जगह है घर के बाहर। Such lessons also uphold the idea that domestic work is the sole responsibility of a woman and that the world outside the home or public spaces essentially belongs to a male. अब देखिए ये सब पाठ पढ़ने के बाद क्या होता है कि एक ऐसी विचारधारा आती है कि घर का जितना भी काम है वो सिर्फ लड़कियों का ही उत्तरदायित्व है और बाहर की जो दुनिया है, घर से बाहर की दुनिया, या जिसको हम लोग पब्लिक स्पेस कहते हैं, वो पुरुष के लिए है। दिस जेंडर बायस इन स्कूल टेक्स्ट बुक अफेक्ट्स यंग माइंड्स कॉरेस्पॉन्डिंगली। अब देखिए लिंग के आधार पर ये जो चीज़ें होती हैं, जो स्कूल की किताबों में होती हैं, वह बच्चों पर बहुत असर करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि स्कूल के देखिए जो किताबें होती हैं, लोग बोलते हैं ना किताब में लिखा है, एग्जाम्पल देते हैं किताब में लिखा है, वो मानते हैं कि किताब में जो लिखा है वो सच ही होगा। Even though a large number of women are engaged in gainful employment and contribute to the well-being of their families, their contribution is overlooked. अब देखिए, हालांकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि अच्छा पैसा कमा रही हैं, अच्छी नौकरियां कर रही हैं और अपने परिवार के लिए मदद करती हैं, लेकिन फिर भी उनके योगदान को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। Even otherwise, in most families, these are the images which children get to see day after day, and textbook often strengthen these gender stereotypes.
projecting women and men in roles considered typically male or female. अब देखिए, और बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। बच्चा हर रोज देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं, तो लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, वो बच्चा देख रहा है, किताब में भी पढ़ रहा है। तो बच्चे के मन में एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कि अगर लड़की है तो उसका काम ये है, लड़का है तो उसका काम ये है। Even today, in many schools, girls and boys are not permitted to play the same games or mingle freely. इसके साथ आज बहुत सारे स्कूल्स में, विद्यालय में लड़की और लड़का ये अनुमति नहीं है कि वो लोग एक साथ मिलके एक संग गेम खेल सकें, एक जैसा, या आज़ादी से एक दूसरे के संग मिल सके, घूम सकें। आप देखते होंगे कि बाजार में अगर कोई लड़का लड़की एक साथ जा रहा है तो लोग बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं। ये भी कहावत है कि भाई बहन भी अगर जाते हैं साथ तो लोग मानते नहीं है, बोलते हैं कि ये तो भाई बहन हो ही नहीं सकते। तो ये सब क्या है? गंदी सोच, गलत विचारधारा। At higher levels of education, some courses are considered more suitable for women than men. जब हम लोग उच्च शिक्षा लेते हैं तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज बनाए गए हैं जो कि माना जाता है कि ये महिलाओं के लिए ठीक रहेगा। No college will directly tell a woman that she cannot apply for a certain course. कोई भी कॉलेज आप एक महिला को एक ये डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगा कि ये कोर्स आपके लिए ठीक नहीं है। बट इन प्रैक्टिस women are not welcome in many courses. लेकिन जब हम लोग वास्तविकता में आएंगे तो बहुत सारी महिलाएं कोर्सेज ऐसी हैं जिनमें महिलाओं को वेलकम नहीं किया जाता है। Even though the entry of women in higher education is on the increase in recent time, they are still concentrated in such disciplines as liberal arts, biological science, computers and electronics. अब देखिए, हालांकि आज जो समय चल रहा है इसमें हायर एजुकेशन में महिलाएं भी आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा। अब तो ऐसा हो गया है घर में बेटा बेटी जो भी है सब पढ़ेगा, ठीक है। मिनिमम ग्रेजुएशन तो सभी कर रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए हो गया कि आप आर्ट्स पढ़िए, बायोलॉजिकल साइंस पढ़ सकती हैं, कंप्यूटर पढ़ सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। दीज आर कंसिडर्ड सॉफ्ट कोर्सेज एंड हैंस मोर सुटेबल फॉर वुमेन। ये माना जाता है कि ये सब सॉफ्ट कोर्सेज हैं और ये सब महिलाओं के लिए ठीक रहेगा। Thus, in so many ways, education still upholds gender discrimination. तो इस तरह से बहुत सारे तरीकों में, बहुत सारे जरियों में हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षा है वहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। एजुकेशन शुड फंक्शन एज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। अब देखिए, शिक्षा को किस तरह से काम करना चाहिए। शिक्षा के जरिए, शिक्षा एक मजबूत संस्था होनी चाहिए जिससे समाज में बदलाव आए। It is through education that new ideas are to be created and circulated, but in reality, it does not always happen so. अब देखिए, शिक्षा के जरिए ही नई नई विचारधाराएं सामने आएंगी, लोगों तक विचारधाराएं पहुंचेंगी, लेकिन वास्तविकता में हर समय ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, 33.4.4 इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आर्थिक संस्थाएं जो हैं। In the initial stages of history, when men and women were moving from one place to another in search of food and shelter, there was no structured gender division of labor. अब देखिए, जब हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि इनिशियल स्टेजेस में एकदम जब मानव अपने अस्तित्व में आए तब क्या होता था, पुरुष और महिलाएं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, खाने के तलाश में, शेल्टर रहने के तलाश में, सर छुपाने के तलाश में। तो वहाँ पे पुरुष और महिला के बीच में कोई डिवीजन नहीं था। ऐसा नहीं था कि पुरुष ये काम करेंगे, महिलाएं ये काम करेंगी, सब एक बराबर थे। Nevertheless, some sort of division of labor did exist among the foraging bands and hunting and gathering people. अब देखिए, लेकिन फिर भी कुछ तरह के लेबर डिवीजन देखे हम लोग मान सकते हैं, जैसे हंटिंग, शिकार कौन करेगा, लोगों को इकट्ठा कौन करेगा, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। Men hunted while women gathered roots and fruits.
जो पुरुष थे वे शिकार करते थे, महिलाएं खाने के लिए फल और भी चीज़ों को इकट्ठा करती थी, खाना इकट्ठा करती थी. But when human beings began to lead a settled existence and adopted plow based agriculture, a clear division between the work spheres of men and women emerged. लेकिन जब इंसान सेटल एग्जिस्टेंस में रहने लगे, एक जगह पे रुकने लगे, ठीक है, तो उस समय अब उन लोगों को खेती करना है. तो खेती करने के लिए पुरुष क्या काम करेंगे, महिलाएं क्या काम करेंगी, ये बांटा गया. While men plowed the land, women largely managed domestic work and took the responsibility of childbearing and rearing. अब देखिए, जो पुरुष थे वह खेती करते थे, तो महिलाएं जो थी वो घर का सारा काम करती थी, बच्चों का देखभाल करती थी. Around this time, work itself came to be divided into two spheres, namely man's works and women's work. लगभग इसी समय के दौरान जो काम है उसको दो क्षेत्रों में बांट दिया गया. ये काम पुरुष करेंगे, ये काम महिलाएं करेंगी. बट द हाउस होल्ड कंटिन्यूड टू रिमेन द यूनिट ऑफ बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. लेकिन जो हाउस होल्ड है वो एक ऐसा यूनिट बना, ठीक है, जहां पर प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों होता था. It was with the industry and manufacturing that the domestic unit began to lose out as a production unit. अब देखिए, जब इंडस्ट्रीज आ गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गया, तब ऐसा हुआ कि जो डोमेस्टिक यूनिट है वो अपना प्रोडक्शन यूनिट का जो पहचान था उसको खोने लगे, क्योंकि इंडस्ट्री और में क्या होता था, बहुत सारे सामान बहुत जल्दी बन जाते थे. द वर्ल्ड आउटसाइड द होम बिकेम अ मैन्स वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इनसाइड द होम बिकेम अ वुमेन्स वर्ल्ड. अब देखिए, घर की बाहर की जो दुनिया है वह मानी जाती थी कि पुरुषों की दुनिया है, और घर के अंदर की जो दुनिया है वह महिलाओं की दुनिया है. A woman came to be referred to as housewife or homemaker, while a man began to be recognized as a producer or the breadwinner. अब महिलाओं को माना जाता था कि ये हाउसवाइफ हैं या तो होम मेकर हैं, पूरा घर संभालती हैं. पुरुष ये प्रोड्यूसर है, ब्रेड विनर है, ये कमाता है, घर के लिए खाना लाता है. हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये पुरुष देते हैं. ठीक है, आगे देखिए. आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन swept the world, men got a further advantage over women because they had better opportunities to acquire education and skills. अब देखिए, जब पूरे दुनिया में औद्योगिकीकरण आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो पुरुष हैं उनको महिलाओं के ऊपर और ज़्यादा एडवांटेज मिला, क्योंकि उनको पुरुषों को बेहतर अवसर मिले कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें, अपने कौशल को बढ़ा सकें, स्किल्स बढ़ा सकें. Since a large number of women stayed at home most of the time, they did not have exposure to the changes and developments taking place outside. हालांकि देखिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जो कि ज़्यादातर समय घर पे ही बिताती थी, तो उनको ये पता ही नहीं चलता था कि बाहर की दुनिया में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या विकास हो रहे हैं. Even if women entered industries, it was mostly in the lower level jobs. अब देखिए, अगर महिलाओं को इंडस्ट्रीज में काम मिलता भी था तो बहुत निचली स्तर का काम मिलता था. इन इंडिया टुडे द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, नेमली ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर. भारत में आज जो अर्थव्यवस्था है वह दो श्रेणियों में बांटी गई है. एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर कहते हैं. एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं. द ऑर्गेनाइज सेक्टर रेफर्स टू जॉब्स विच हैव अ रेगुलर वेज स्ट्रक्चर थ्रू इलैबोरेट ऑन लेबर लॉज एंड वर्क रिलेटेड बेनिफिट्स. अब देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, इसमें वो सारे काम होते हैं जिसमें आपको पता रहता है कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, हर महीने आपको पैसा मिलता है. ये जो लेबर लॉ है, जो कानून है, उसका पालन किया जाता है. फिर काम से संबंधित काफ़ी सारे आपको सुविधाएं भी दी जाती हैं. बट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ जॉब्स
which are neither assured of a protected wage nor employment guarantee. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, वो सारी नौकरियां आती हैं जहां पे ये श्योर नहीं है कि इस महीना आपको पैसा मिला है तो अगले महीना मिलेगा ही, कितना पैसा मिलेगा ये भी श्योर नहीं रहता है। साथ ही साथ इस महीना आपके पास नौकरी है, काम है, अगले महीना होगा कि नहीं होगा ये आपका कोई गारंटी नहीं रहता है। The largest number of women who work outside their homes are in the unorganized sector and are subject to exploitation of different kinds. अब देखिए, महिलाएं जो बाहर काम करती हैं ज़्यादातर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करती हैं और तरह तरह से उनका शोषण किया जाता है, उनका ऊपर अत्याचार किया जाता है। दो देयर इज अ लॉ दैट इक्वल पे इज गिवन फॉर इक्वल वर्क, ऑफन women गेट लेसर पे दैन मैन फॉर द सेम वर्क। हालांकि कानून बनाया गया है कि एक जैसा काम अगर रहेगा तो चाहे लड़का काम करे चाहे लड़की काम करे, एक ही सैलरी मिलना चाहिए, एक ही पेमेंट दोनों को होना चाहिए। लेकिन यह देखा गया है कि महिलाओं को पुरुष के मुकाबले कम पैसा मिलता है। काम एक ही कर रहे हैं, समय उतना ही दे रहे हैं जितना पुरुष दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं को जो पैसा मिल रहा है वो कम मिल रहा है। In agricultural or construction work, the jobs which women perform are paid a lower wage than those performed by men. खेती बाड़ी में या जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ या उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको पुरुष के मुकाबले कम पैसा मिलता है। आगे देखिए, whether women work outside their homes or not, domestic work is almost always a women's responsibility. चाहे महिला घर पे काम करे या घर के बाहर काम करे, वो मतलब नहीं है, वो मायने नहीं रखता है। घर का जो काम है वो ज़्यादातर ये देखा गया कि महिलाओं का ही उत्तरदायित्व होता है। भाई तुम अगर जॉब करना है करो, लेकिन घर का भी तुमको काम देखना पड़ेगा। Though it is not possible to provide exact figures relating to the number of men who share domestic responsibilities, it is true that in most families women take the sole responsibilities for household. अब देखिए, ऐसे भी बहुत सारे फैमिलीज हैं जहाँ पे जो पुरुष हैं, ठीक है, जो मेन हैं, वो महिलाओं का साथ देते हैं घर के काम करने में, दोनों मिल के काम करते हैं, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, नंबर नहीं है। लेकिन ज़्यादातर परिवार में जो महिलाएं हैं वही अकेले घर का सारा काम करती हैं। Women who have to work both inside and outside their homes thus suffer a double burden or double drudgery. अब देखिए, वो महिलाएं जो घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह काम करती हैं, उनके ऊपर डबल बर्डन हो जाता है। In any case, it is a woman who works most and receives the least recognition and benefits. चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ये महिलाएं होती हैं जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं और उनके सबसे कम रिकग्निशन मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है। आगे देखिए, 33.4.5 Political institutions. In all societies, there is an arrangement for the formation and implementation of law and order. हर एक समाज में कानून होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है, उसको बनाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन सिंपल सोसाइटीज, एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल वर लार्जली इनफॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल कस्टम्स एंड नॉर्म्स। अब देखिए, जो सिंपल सोसाइटी होता है, साधारण एकदम सिंपल समाज है, वहाँ पे समाज को नियंत्रण करने के लिए इनफॉर्मल तरीके होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, नियम होते हैं, रस्म होते हैं। A council of elders ensured that members of a community followed the norms laid down by that community. अब वो जो समुदाय हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनमें से जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, वो कुछ लोग मिलकर इस बात का ध्यान रखते हैं कि समुदाय के जो नियम कानून हैं वो समुदाय के बाकी सदस्य माने और समुदाय का जो समीकरण है वो बना रहे। As societies became more complex and formal, the state took over the responsibility of governance, and institutions such as assemblies and parliament replaced informal institutions. अब देखिए, जैसे जैसे समाज जटिल बनता गया, औपचारिक फॉर्मल होता गया, तो जो स्टेट है, वो जो राज्य है, वो उत्तरदायित्व को अपने ऊपर ले लिए और बहुत सारे
संस्थाएं बनाए गए, स्टेट असेंबलीज बनाए गए, पार्लियामेंट बनाया गया, ठीक है, जो कि अनौपचारिक संस्थाओं को रिप्लेस कर दिए. But whether it was the informal system of political governance or the formal system, the representation of women has always been very low. अब देखिए, पर चाहे कोई भी हो, अनौपचारिक तरीका हो पॉलिटिकल गवर्नेंस का या फॉर्मल सिस्टम हो, महिलाओं का जो परिस्थिति है ना, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो हमेशा ही बहुत कम रहा. डेमोक्रेसी फॉर मोस्ट women means casting their votes in elections and not participating as people's representative. अब देखिए, महिलाओं के लिए लोकतंत्र क्या है? उनके लिए हो गया कि भाई जब इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो आप अपना वोट दे देना, लेकिन वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी. हालांकि अब तो करने लगी हैं, अब महिलाएं भी इलेक्शन में खड़ी होती हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था. Politics is still considered unsuitable for women because they have no experience of handling power. राजनीति जो है वो ये माना जाता है कि ये महिलाओं के लिए सही नहीं है, क्योंकि महिलाओं को शक्ति जो होती है, पावर को हैंडल करने का कोई अनुभव ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है. It is surprising that in Indian society, which has had a few brave women rulers also, women continue to be considered unfit for important political position. अब देखिए, भारतीय समाज में यह भी आश्चर्य की बात है कि हमारे समाज में कुछ बहुत ही ब्रेव, हिम्मती महिला शासक रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में जो राजनीतिक की जब बात आती है तो ये माना जाता है कि नहीं, महिलाओं के लिए राजनीति नहीं होती है. ये सोच गलत है. Since men have held power in all institutions, they are not prepared to accept the idea of sharing power with women. अब देखिए, ये इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए, लड़के जो हैं, पुरुष जो हैं, उनको हर एक संस्था में शक्ति मिली. अब वो इस बात को मान ही नहीं पा रहे हैं, इस विचारधारा को मान ही नहीं पाते हैं कि महिलाओं के साथ उनको शक्तियां बांटनी पड़ेंगी, महिलाओं के साथ उठना बैठना पड़ेगा. बहुत लोगों के लिए तो ये बहुत ही वजह से खराब फील होता है उनको. This phenomena is not typical of Indian society but is noticeable all over the world. अब ये जो चीजें, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है, ये पूरे दुनिया में आप इसको पाएंगे. The 73rd and 74th amendments to the Constitution of India gave 1/3 representation to women in rural and urban local self-government, panchayats, municipalities, and corporations, and paved the way for nearly a million women entering the political decision making process. अब देखें, 73rd और 74th जो अमेंडमेंट आया, संशोधन आया हमारे भारत के संविधान में, उसके अनुसार 1/3 जो राजनीतिक लोग होंगे, जितने भी नेता हैं, उसमें 1/3 महिलाएं होनी चाहिए. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, चाहे वो सेल्फ गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, कॉरपोरेशन हो, महिलाएं भी होनी चाहिए. इलेक्शन महिलाएं भी लड़ेंगी. और इससे लगभग 1 मिलियन महिलाओं को राजनीति में आने का अवसर मिला, वह डिसीजंस ले पाई, उनको अवसर मिला. However, the Women's Reservation Bill, which proposes to give 1/3 reservation to women in the parliament and state assemblies, is still waiting to be cleared by the legislature. हालांकि Women's Reservation Bill जो कि लाया गया था ताकि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में 1/3 आरक्षण, रिजर्वेशन मिले महिलाओं को, वो अभी भी पारित नहीं हुआ है लेजिस्लेचर पे. Though women have proved their abilities in managing political responsibilities, it is unfortunate that the bill is still awaiting clearance. हालांकि जो महिलाएं हैं वह इस बात को साबित कर चुकी हैं कि वो राजनीतिक रूप से सक्षम है कि अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें, लेकिन फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि यह बिल अभी तक अटका हुआ है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज thus फाउंड इन ऑल इंस्टीट्यूशन. तो इस तरह से आप देखते हैं कि हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है. फॉर सेंचुरीज societies have tried to deprive women of their rightful place
in the public sphere by holding their biological makeup as the primary reason. अब देखिए, सदियों से ऐसा चलाया है कि जो समाज है वो महिलाओं को उनके अधिकार से, उन समाज में उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो सिर्फ उनके शारीरिक बनावट की वजह से, महिला होने की वजह से उनको नहीं दिए. But feminism rejects the idea that women's biological makeup determines their abilities. लेकिन फिर फेमिनिज्म की बात आई. फेमिनिज्म इस बात को नकारता है कि महिला होने की वजह से ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज, अवसर नहीं मिलेगा. लेट अस नाउ सी हाउ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज एनालाइज्ड बाय फेमिनिस्ट. अब देखिए, आगे के वीडियोस में हम लोग फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि फेमिनिज्म जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में वो क्या विश्लेषण देते हैं. और फेमिनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा. तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए.